क्या रिजर्वेशन ही भारत के पिछड़े होने की वजह है, या पिछड़े वर्ग को सिर्फ रिजर्वेशन ही इंसाफ दिला सकता है? ऐसे दो कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज हम अक्सर सुनते रहते हैं। जब भी रिजर्वेशन जैसे टॉपिक की भारत में बात होती है तो उसमें भारत अक्सर दो वर्गों में बटा दिखाई देता है। एक तरफ जनरल कैटेगरी जिनमें कुछ लोगों को रिजर्वेशन से सख्त नफरत है, दूसरी तरफ अंडर प्रिविलेज लोग जो कि रिजर्वेशन को अपनी तरक्की से जोड़कर देखते हैं। और ये दो वर्ग सोशल मीडिया पर अक्सर लड़ते रहते हैं। इस लड़ाई में कूदने से पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये आरक्षण है क्या। दरअसल आरक्षण एक सकारात्मक कार्यवाही है उस जाति लिंग के लोगों के लिए जो कि किन्हीं वजह से मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। इसका मकसद ऐतिहासिक असमानता को खत्म करना और समाज में इक्वलिटी को बढ़ावा देना है। चलिए पढ़ते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। आर्टिकल 14 जब हम देखते हैं तो दो टर्म्स हमारे सामने आते हैं, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जहां एक तरफ आर्टिकल 15(1) और 15(2) किसी कास्ट, रेस, रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करने को मना करते हैं, वहीं आर्टिकल 15(3) औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने का अधिकार भी देता है। आर्टिकल 16(3) और 16(4) पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो मुद्दा क्या है? अगर संविधान के आगे सब बराबर हैं तो कुछ लोगों के लिए खास फायदे क्यों? और इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और सवाल, क्या सच में सब बराबर हैं? 1857 बंगाल म्यूटनी, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया। अंग्रेजों ने बंगाल आर्मी में कास्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट शुरू किया। समाज को अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बांटा गया क्योंकि उनके हिसाब से अपर कास्ट के लोग ज्यादा लॉयल थे। अंग्रेजों ने यहां भी वही किया, डिवाइड एंड रूल। और यही गुस्सा बंगाल म्यूटनी की नींव बना। भारत में डिवीजन पहले भी था मगर वो प्रोफेशन बेस्ड था, कास्ट बेस्ड नहीं। कृष्ण जी भी कर्म की बात करते थे मगर धीरे धीरे ये लोगों की आइडियोलॉजी बनता गया और लोगों से उनकी चॉइस ले ली गई और जिस कारण क्लासिफिकेशन बाय बर्थ होने लगा। जो कास्ट सिस्टम को आज लोग धर्म के साथ जोड़कर अंधविश्वास बताते हैं वो एक टाइम पे साइंटिफिक सोल्यूशन था। आजाद भारत में रिजर्वेशन की नींव बाबा साहेब अंबेडकर ने रखी मगर उनका पर्पस साफ था, उस समय के हिसाब से लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना यानी कि सामान्य रेखा पर लाना जरूरी था। मगर वो रिजर्वेशन एटर्नल नहीं, टाइम बाउंड था। मतलब हर 10 साल के बाद फिर से देखा जाए और अगर जरूरत हो फिर रिजर्वेशन दिया जाए। मगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसे कॉस्ट बेस्ड समझने के बजाय वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं और जिससे असमानताएं और बढ़ती हैं। 1979 में मंडल कमीशन की शुरुआत होती है जिसे बीपी मंडल ने लीड किया। उन्होंने ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की मांग की। वीपी सिंह ने 1990 में इस रिपोर्ट के बेस पर ओबीसी रिजर्वेशन को मान्यता दी, जिस कारण जनरल कैटेगरी में आक्रोश बढ़ा और इससे शुरुआत हुई एक लैंडमार्क केस की, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसके रीजन दो थे। पहला, इससे आर्टिकल 14 जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है उसको खतरा है और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें ओबीसी को रिजर्वेशन तो मिला मगर उसमें कुछ चेंजेस किए गए। 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लीगल माना गया मगर टोटल रिजर्वेशन एससी, एसटी और ओबीसी मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जो शायद आज भी डिबेटेबल है, क्रीमी लेयर, यानी कि ओबीसीज में ऐसे लोग जो कि इकोनॉमिकली एडवांटेज्ड हैं उन्हें ओबीसी रिजर्वेशन से एक्सक्लूड किया गया। 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिला और यह रिजर्वेशन की दुनिया में एक नया पड़ाव था जब पहली बार जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन था। यह रिजर्वेशन का सवाल अक्सर लोगों को आपस में लड़ाता रहता है, क्या सही क्या गलत। चलिए बात करते हैं। जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन से नहीं बल्कि गलत रिजर्वेशन से दिक्कत है और इसका एक ऑल्टरनेटिव है, सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट। एससी एसटीज में भी कुछ कास्ट ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी अपलिफ्ट हो चुकी हैं और कुछ ऐसी भी कास्ट हैं जिनको आज तक कोई फायदा नहीं मिल पाया। ऑल पीपल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स
और इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल पीपल एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट टू अनइक्वल पीपल। दूसरा, मल्टीपल डिसेबिलिटी चेक्स होना चाहिए। स्टेटस, कास्ट, रिलीजन के बेस पर काफी सारे पैरामीटर्स डिसाइड होने चाहिए और उन पैरामीटर्स को वेटेज के हिसाब से वल्नरेबल सेक्शन का पता लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम सही वल्नरेबल लोगों की तरफ पहुंच पाएंगे। तीसरा, बाय बर्थ क्लासिफिकेशन के बेस पर रिजर्वेशन देना गलत है, क्योंकि शायद आज का वल्नरेबल बदल गया है। अगर हम सिर्फ बाय बर्थ रिजर्वेशन देते रहेंगे तो बहुत सारे लोग जैसे माइग्रेंट लेबर, हैंडीकैप्ड, उनका क्या होगा। इसलिए क्लासिफिकेशन सिर्फ कास्ट के बेस पर नहीं, बाकी पैरामीटर्स के बेस पर भी होना चाहिए। चौथा, जिस क्रीमी लेयर की हम बात करते हैं वो सुनने में जितना सुंदर है, उसका इंप्लीमेंटेशन उतना ही कंट्रोवर्शियल, क्योंकि क्रीमी लेयर में एक इनकम का कॉन्सेप्ट आता है। अगर इनकम को एक पैरामीटर मान के चले तो चर्निंग पुअर, यानी कि ऐसे लोग जिनकी इनकम बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है, उनका क्या होगा। यह भी तो हो सकता है जिस साल में उनकी इनकम कम है उस साल सर्टिफिकेट बना लिया जाए और उसका फायदा बाद के सालों में भी मिले। और भारत में तो करप्शन इतना ज्यादा है कि ईडब्ल्यूएस में भी लोग फेक सर्टिफिकेट लिए घूमते हैं और जो असली वल्नरेबल हैं उनको यह फायदा मिल ही नहीं पाता। और इस सब के साथ साथ चलता गया रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन, यानी कि जो जिस स्टेट का है उसको एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में फायदा मिल सके। और यह भारत को स्टेट वाइज तोड़ने का एक नया प्रयास था। इसको जस्टिफाई करने के लिए पॉलिटिशियंस सन्स ऑफ द सॉइल नाम की एक थ्योरी देते हैं। सन्स ऑफ द सॉइल मतलब जो स्टेट का है उसको उस एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन में फायदा मिले। मगर ये लोग यहां भूल जाते हैं कि वो रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा या बंगाल नहीं, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है। ये भारत है, ये यूएस जैसे कमिंग टुगेदर कंट्री नहीं जिसमें सभी स्टेट से साथ मिलकर यूएसए की स्थापना की। भारत एक होल्डिंग टुगेदर कंट्री है जिसमें सभी स्टेट्स को साथ रखना पड़ता है। कुछ पॉलिटिशियन जो रिजर्वेशन के रखवाले बने बैठे हैं, असली डिस्क्रिमिनेशन तो वही लोग कर रहे हैं। रोज टीवी पर आकर लोअर कास्ट चिल्लाते रहना और हर टॉपिक में कास्टिज्म घुसाते रहना, और लोअर कास्ट को लोअर कास्ट होने का एहसास यही लोग दिलाते हैं। और इससे वल्नरेबल और एडवांस लोगों में गैप कम नहीं बल्कि बढ़ता ही है। हमें समझना है कि यह लड़ाई जनरल वर्सेस रिजर्व्ड की नहीं बल्कि रिजर्व्ड वर्सेस डिजर्व्ड की है। हमें रिजर्वेशन से दिक्कत नहीं बल्कि गलत रिजर्वेशन से दिक्कत होनी चाहिए। जो लोग रिजर्वेशन को अपनी जायदाद समझ के बैठे हैं उनको भी समझना है कि उनकी कैटेगरी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन की उनसे ज्यादा जरूरत है। आज आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ के जा रहा हूं। पहला, ये 50% का जो रिजर्वेशन कैप बनाया गया उसका बेस क्या था। दूसरा, अगर ये कैप 50% का था तो तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में ये रिजर्वेशन 70% तक क्यों है। तीसरा, ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सिर्फ ओबीसीज के लिए क्यों, एससी एसटीज के लिए क्यों नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही पॉपुलर टॉपिक्स पर ऑल्टरनेटिव ओपिनियंस लाते रहेंगे। अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। शुक्रिया।